क्या है मोशन की डेफिनेशन? जब एक वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति बदलती है तो क्या कहलाता है? वो वस्तु किस में है? मोशन में। या तो वो चलती हुई रुक जाए तब भी मोशन हुआ है, या रुकी हुई चलने लगे। ब्राह्म अवस्था से गतिशील हो या गतिशील से ब्राह्म अवस्था में आए, दोनों में ही किसने काम किया है? मोशन ने। कितने टाइप होते हैं? जनरल 3 टाइप होते हैं। लीनियर मोशन कौन सा होता है? जिसमें मोशन एक सरल रेखा में हो, आगे पीछे ना। और फिर आते हैं अपन कर्वीलीनियर, इसी को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ये कैसा मोशन है? लीनियर पाथ यानी वक्र पाथ, यूं इस तरीके से जो चलता है। जैसे एक फुटबॉलर फुटबॉल को पैर मारता है तो वो किस पाथ को फॉलो करती है? कर्वीलीनियर। धीरे धीरे ऊंचाई को अटेन करती है, फिर अपनी मैक्सिमम ऊंचाई पे जाके वापस किस पे आती है? धरातल पे। तो वो कौन सा होता है? कर्वीलीनियर। रोटेटरी और सर्कुलर मोशन में क्या डिफरेंस था? रोटेटरी में वस्तु स्वयं घूम रही है, लेकिन सर्कुलर में वस्तु किस पाथ को फॉलो कर रही है? सर्कल पाथ को, है ना। ठीक है। और फिर ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी में क्या डिफरेंस है? देखो, ऑब्जेक्ट एक निश्चित पाथ से इधर उधर मूव होता है। जब ये बहुत ज्यादा मूव होता है तो वो कहलाता है ऑसिलेटरी, और जब मूव होने का डिस्टेंस कम होता है तो वो क्या कहलाता है? वाइब्रेटरी। यानी फॉर एन एग्जांपल मान लो ये इसका एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसके इधर इधर मूव हो रहा है। अगर ये कम मूव हो रहा है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, तो क्या कहलाएगा? वाइब्रेटरी। और अगर इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो ये क्या कहलाएगा? ऑसिलेटरी। इनकी डेफिनेशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हेडिंग डालो टाइप ऑफ मोशन, गति के प्रकार। अच्छा, मोशन कितने टाइप से हो सकता है? जैसे मैं वस्तु हूं तो मैं या तो आगे जा सकता हूं, या मैं ऊपर जा सकता हूं, और वैसे ही नीचे जा सकता हूं। तो मोशन आगे पीछे भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, और एक और दाएं बाएं। इसके अलावा कुछ और संभव है क्या? नहीं। तो सिंपल से 3 टाइप है, अभी समझ लो, लिखना नहीं। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। जिसमें वस्तु सिर्फ आगे पीछे मूव हो सकती है वो 1 डायमेंशनल। जिसमें वस्तु 2 दिशाओं में मूव हो सकती है, आगे पीछे भी और ऊपर नीचे भी। और जिसमें 3 तरीके से हो सकती है, आगे पीछे भी, ऊपर नीचे भी और लेफ्ट राइट भी, वो 3 डायमेंशनल। तो सिंपल से टाइप लिखो। 1 डायमेंशनल मोशन यानी विमीय गति। एक विमीय गति क्या डेफिनेशन बनेगी? जिसमें वस्तु कितनी दिशाओं में मूव हो सकती है? एक, आगे या पीछे, है ना। ठीक है, तो लिखना जिसमें वस्तु इन विच अ ऑब्जेक्ट कैन चेंज डायरेक्शन ओनली इन चेंज पोजीशन ओनली इन 1 डायरेक्शन, है ना। जिसमें वस्तु अपनी स्थिति, ऑब्जेक्ट कैन चेंज पोजीशन ओनली इन 1 डायरेक्शन, अपनी स्थिति एक ही दिशा में बदल सकती है। एग्जाम्पल लिख लेना। क्या? पेड़ से गिरा हुआ सेब सिर्फ ऊपर से नीचे ही आ सकता है कि बदलते हुए ऐसे ऐसे गिरते आएगा 2-4 डायरेक्शन में? नहीं, एक सीधी रेखा में नीचे आता है। तो एग्जाम्पल पे लिख लेना, पेड़ से गिरता हुआ एप्पल, एप्पल फॉलिंग डाउन फ्रॉम ट्री। फिर 2 डायमेंशनल में सिंपल सा लिख लो, द्विविमीय गति, जिसमें वस्तु कितनी दिशा में बदल सकती है? 2। सिंपल सा है, तो लिख लो वस्तु अपनी स्थिति कितने डायरेक्शन में बदल सकती है? 2 में। लिख लो। फिर ये एग्जांपल समझाते हैं। इस फुटबॉलर ने जब इस फुटबॉल को पैर मारा तो इस फुटबॉल की स्थिति 2 तरीके से बदली ना। एक तो इससे आगे गई, और दूसरा देखो धीरे धीरे फुटबॉल ऊपर भी तो जा रही है, और फिर धीरे धीरे फुटबॉल नीचे आएगी। तो फुटबॉल आगे से आगे भी गई है और धरातल से ऊपर भी गई है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? 2 दिशा का। इसमें सिर्फ जो वस्तु है वो ऊपर से नीचे आ रही थी, ना ही आगे पीछे जा रही थी और ना ही दाएं बाएं जा रही थी। तो इसका एग्जाम्पल लिख लो, फुटबॉलर द्वारा गेंद को किक मारना, है ना। फिर तीसरा लिखो 3 विमीय गति, 3 डायमेंशनल, जिसमें वस्तु कितनी दिशा में बदलेगी? 3 में, 3 दिशा में परिवर्तन। ठीक। कैन चेंज देयर पोजीशन इन 3 डायमेंशन या इन 3 डायरेक्शन। ये पक्षी है, इसका मन आगे जाएगा, इसका मन ऊपर जाएगा, इसका मन दाएं मुड़ जाएगा, इसका मन लेफ्ट मुड़ जाएगा। तो 3 डायरेक्शन हो गए ना। आगे पीछे भी जा सकता है 1 डायरेक्शन, ऊपर नीचे जा सकता है 2 डायरेक्शन, दाएं बाएं जा सकता है 3 डायरेक्शन। तो लिख लो आकाश में उड़ता हुआ पक्षी। अ बर्ड इज फ्लाइंग इन स्पेस। स्पेस में जितनी भी चीज उड़ रही हैं वो सारी 3 डायमेंशनल है। जैसे पतंग, पतंग किस गति का एग्जाम्पल होगा? 3 डायमेंशनल। पतंग ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, आगे भी और पीछे भी। एक एग्जाम्पल और लिख लो,
अ काइट इज फ्लाइंग, उड़ती हुई पतंग, फ्लाइंग काइट। ठीक है, अब हम तुम्हें स्थिति देंगे, बताना कौन सा डायमेंशन है, पहले लिख लो। वन डायमेंशनल आगे पीछे होगा या ऊपर नीचे होगा या दाएं बाएं होगा, कोई एक भी होगा। टू डायमेंशनल आगे पीछे ऊपर नीचे होगा या आगे पीछे दाएं बाएं होगा, सिर्फ दो डायरेक्शन। और तीन डायमेंशन यानी कहीं भी जाएगा, सिंपल अर्थ ये बनता है। अब ये बताओ, एक मछली जल में तैर रही है, तो तैरती हुई मछली जल की किस डायमेंशन का उदाहरण है? थर्ड है ना? क्यों? आगे भी जा सकती, पीछे भी जा सकती, ऊपर नीचे भी हो सकती और दाएं बाएं भी। तो थ्री का एक और लिख लो, फिश इन ओशियन, समुद्र में मछली। अब एक एग्जांपल ये बनता है, ध्यान से सुनना। एक सरल रेखा में चलती हुई कार, सरल रेखा यानी सीधी लाइन, सीधी लाइन में चलती हुई कार किस मोशन का एग्जांपल है? वन का है, क्योंकि आगे पीछे जा रही। लेकिन अगर इसी में बोल दें मोड़दार सड़क पर चलती हुई कार, दो का हो गया ना, आगे पीछे भी जा रही है और दाएं बाएं भी होगी जैसा मोड़ आएगा। लेकिन हवा कार में नहीं, सॉरी कार हवा में नहीं आ पाई। तो दो एग्जांपल लिखना है, सरल रेखा में चलती हुई कार किसका एग्जांपल है? एक का। और मोड़दार सड़कों पर चलती हुई कार दो का। सरल रेखा यानी रेक्टिलिनियर मोशन है ना, इन अ लीनियर लाइन, ऐसा लिख लो, अ कार इन लीनियर लाइन, मोड़दार सड़क। ठीक है, अब ये बताओ लिफ्ट किसका एग्जांपल है? 1 2 3, वन का है, ऊपर नीचे ही हो सकती है, तो लिख लो लिफ्ट वन। अच्छा 2D का तुम लोग और बताओ खुद से, 2D का एग्जांपल और क्या हो सकता है? ऐसा बोलो, बैट्समैन जो बॉल मारता है वो भी क्या होती है? 2 डायमेंशनल होती है। बॉल ऊपर जाती है और आगे पीछे जाती है। बॉल ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट मारा और यहां चली गई, है ना, वो बाय डिफॉल्ट जा सकती है। बॉल अपने मन से तीसरा डायरेक्शन फॉलो नहीं कर सकती। तो लिख लो क्रिकेटर द्वारा हिट की गई बॉल, अ बॉल इज हिट बाय द क्रिकेटर। अब ये बताओ, अब एक बिल्ली ने छलांग लगाई, वो किसका एग्जांपल है? 2D का ही है। तो देखो अपन 2D में एक चीज ये पा रहे हैं कि 2D के जितने भी मोशन है वो कर्वीलिनियर पाथ वाले हैं, है ना, क्योंकि कर्वीलिनियर पाथ से ही 2D पॉसिबल होता है। आगे पीछे जा सकते हैं और धरातल से ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो दूसरा लिख लेना, बिल्ली द्वारा छलांग। और बताओ, नहीं एरोप्लेन भी होगा ना, एरोप्लेन भी आगे पीछे जाता है, ऊपर नीचे जाता है और दाएं बाएं जाता है। हम बोल रहे हैं स्पेस में जितनी भी चीज उड़ रही है वो सारा 3D है। तो स्पेस में ही पक्षी उड़ता है, स्पेस में ही पतंगे, स्पेस में ही हेलीकॉप्टर और स्पेस पे ही एरोप्लेन। तो लिख लो एरोप्लेन। जो मिसाइल होती है, बैलिस्टिक मिसाइल, हमने बताई थी बैलिस्टिक मिसाइल कौन सा पाथ फॉलो करती है? कर्वीलिनियर। तो बैलिस्टिक मिसाइल किस मोशन का एग्जांपल होगा? 2 डायमेंशनल, है ना, क्योंकि आगे जाएगी और जमीन से ऊपर नीचे जाएगी। तो एक इसमें और लिख लो, बैलिस्टिक मिसाइल। अच्छा एक और बताओ, पनडुब्बी किसका एग्जांपल है? तो लिख लो सबमरीन या पनडुब्बी किसका एग्जांपल है? 3D मोशन का। और कुछ आ रहा है इसके अलावा दिमाग में? अब अपन को देखना है मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म देखना है, दूरी, डिस्टेंस, चाल, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। तो हेडिंग डाल लो, टर्म रिलेटेड टू मोशन, दो ऑब्जेक्ट के बीच की लंबाई, है ना। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, लिख लेना, वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई। आ लेंथ इज मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? क्या होती है? लंबाई की क्या होती है? लंबाई की मीटर होती है, वही दूरी की होगी, तो लिख लो मीटर। डिस्टेंस की एसआई यूनिट लिख लेना, क्या? मीटर। ठीक है, अपन किलोमीटर में भी देख सकते हैं, सेंटीमीटर में भी देख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल क्या है? मीटर। ठीक है, अभी थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना और फिर डिस्प्लेसमेंट डालना। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पोजीशंस, है ना, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। अभी लिखो मत, पहले ये समझो, ये तुम्हारा घर है और ये कोचिंग है, ठीक, ये तुम्हारा पाथ है, इसको चलते हुए आए तुम, ये आ गए, ये क्या कहलाया? डिस्टेंस। लेकिन घर और कोचिंग के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस हो सकता था वो ये हो सकता था। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट है, और एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पहुंचने के लिए जो पाथ फॉलो करके जाते हैं, जो अवेलेबल पाथ है, वो क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस है चली गई लंबाई, ये आप चल के गए थे ना, और डिस्प्लेसमेंट होता है कि इनके बीच में जो पॉसिबल सबसे न्यूनतम दूरी है वो क्या कहलाता है?
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सॉरी है ना, इनके बीच एक अंतर समझ में आ गया। ये होता है उनके बीच की दूरी और ये होता है उनके बीच की सबसे न्यूनतम शॉर्टेस्ट लंबाई या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। तो सिंपल सा लिख लो। अच्छा एक बात और समझो, यहां से चले थे तो ये क्या कहलाएगा प्रारंभिक स्थिति, और यहां पहुंचे थे तो ये क्या कहलाएगा अंतिम स्थिति, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो ये डिफरेंस लिखना है अपन को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल और फाइनल पोजीशन। अब एक बात ये समझो, जैसे मान लिया अपन ने ये डिस्टेंस था 10 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट उससे कम ही होगा, तो डिस्प्लेसमेंट मान लिया अपन ने कितना हो गया 4 किलोमीटर। लेकिन मैंने जैसे ही कहा कि स्कूल और घर के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है 4 किलोमीटर, क्या तुम्हें ये पता चल जाएगा कि स्कूल कहाँ है? नहीं, क्योंकि 4 किलोमीटर तो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, 4 किलोमीटर तो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और 4 किलोमीटर तो इस डायरेक्शन में भी होता है। यानी डिस्प्लेसमेंट के साथ आपको डायरेक्शन बताना भी जरूरी है, तभी वस्तु की लोकेशन या स्थिति क्लियर होती है। डिस्प्लेसमेंट से दो चीजें क्लियर होती हैं। पहली बात तो अपन को जहां जाना है उसके बीच जो सबसे छोटा पाथ हो सकता है वो कितना हो सकता है, और दूसरा उससे डायरेक्शन क्लियर होती है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में अगर डायरेक्शन नहीं पता होगा तो आप फाइनल पोजीशन नहीं पहुंच पाओगे। आप 4 किलोमीटर तो यहां भी जा सकते हो, 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 लेकिन जब मैं बोलूंगा आपके घर से ईस्ट दिशा में, तब आपको एकेडमी या स्कूल की सही पोजीशन मालूम होगी। तो पहला डिफरेंस तो ये समझ आता है अपन को कि दूरी और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और जिन क्वांटिटी में डायरेक्शन आ जाता है वो स्केलर होती है या वेक्टर, वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये वाला डिफरेंस लिख लो, ठीक। ये अदिश राशि है यानी स्केलर है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसी राशि है, वेक्टर यानी सदिश। अच्छा डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, किसमें नापेंगे, मीटर में, क्योंकि है तो ये भी दूरी या लंबाई ना। तो सिंपल सी बात है, लिख लो। क्या डिफरेंस समझ में आया यहां तक? दो डिफरेंस बता दो, दूरी यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस वो है जो वस्तु चल के गया है, डिस्प्लेसमेंट में वस्तु मायने नहीं रखती, वो कहीं से भी गई हो, सिर्फ अपन को इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट दूरी देखना है। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन गलत होगा तो आप फाइनल पोजीशन नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन डिस्टेंस में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता। दोनों की ऐसा यूनिट मीटर है, ठीक है। एक बात और लिख लो, डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, कोई व्यक्ति यहां से इस पाथ को फॉलो करता हुआ गया तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 और 3 7, यानी उसने ये लंबाई तय की थी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहती है, न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी ये होगी और ये कितनी है 5। पहली बात तो ये वस्तु द्वारा चली गई कुल लंबाई क्या है, डिस्टेंस, और वस्तु की आरंभिक और स्थिति अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या दूरी में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट था? नहीं। तो ये कैसी राशि हुई, स्केलर। इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट था इसलिए वेक्टर। इसमें दिशा का कोई महत्व नहीं, दिशा का महत्व होता है, ये हमेशा धनात्मक होता है और ये हमेशा शून्य भी हो सकता है। इसमें एक बात और ये समझ लो, या बात नहीं करो पीछे, एक बात और समझो, कोई व्यक्ति घर से निकला, ये यहाँ गया गर्ल्स हॉस्टल, फिर गया यहाँ और वापस कहाँ आ गया, घर आ गया, तो दूरी कितनी हो जाएगी उसकी, 4 और 3 7 और 5 12। लेकिन उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, ये, और फाइनल भी क्या है, यही। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। अभी धनात्मक और ऋणात्मक में नहीं जाना है, बस इतने डिफरेंस याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है कब, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए, जहां से चले आप वहीं पहुंच गए। तो चले तो हो, यानी डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ ट्रेवल किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है, 0, क्योंकि आपकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है। तो ये बात एक लिख लो कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। तो व्हाट इज स्पीड, निश्चित समय में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या विथ यूनिट टाइम, है ना। एक कोई भी यूनिट टाइम ले लिया अपन ने, 1 सेकंड, 1 घंटा या 1 मिनट, उसमें ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी चली है वही क्या कहलाती है, स्पीड। क्योंकि स्पीड हमेशा व्यक्त कैसे होती है, 10 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितने मीटर चले, 10। 50 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में कितने चले, 50 किलोमीटर।
तो स्पीड कुछ और ना होकर सिर्फ दूरी है जो एक यूनिट टाइम की बताई जा रही है, यानी 1 सेकंड की बताई जा रही हो, 1 मिनट की या 1 घंटे की। तो सिंपल सा लिख लो, इकाई यानी यूनिट है ना, इकाई समय में चली गई दूरी कि ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में भी बता सकते हैं, मीटर पर मिनट में भी बता सकते हैं, किलोमीटर पर मिनट में भी बता सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल क्या कहते हैं, किस में व्यक्त करना है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब लिखो वेलोसिटी। पहले तुम लोग बताओ वेलोसिटी माने क्या। स्पीड होती है और उसमें डायरेक्शन होती है। ठीक है, सही बात है। इसलिए जगह छोड़नी है। नहीं जगह वगैरह अपनी छोड़नी। हेडिंग डालो वेलोसिटी यानी वेग। सिंपल सा अपन को याद रख के चलना है, किताबें कुछ भी कहें, कोई कुछ भी कहे, जब स्पीड के साथ डायरेक्शन भी बता दिया जाता है तो वही क्या बन जाता है, वेलोसिटी। सिंपल सी बात है। तो इकाई समय में चला गया विस्थापन ही क्या कहलाता है, वेलोसिटी। दूरी को जब डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर देते हो, यानी अब तुम स्पीड में भी किस चीज को बयां करने लगे हो, डायरेक्शन को, कि किस डायरेक्शन में ये इस स्पीड को फॉलो किया जा रहा है, तो वही क्या बन जाता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी में दिशा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए दूरी को हटा के किस क्या ला देना है, डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल सी बात है, इकाई समय में तय किया गया विस्थापन, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम इज अ वेलोसिटी, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम इज अ स्पीड, है ना। इतनी सी बात लिख लो कि ये कैसी राशि हो जाएगी फिर, अदिश, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है, और इसमें डायरेक्शन का रोल है, इसलिए एक डिफरेंस और ये समझ में आ रहा है अपन को इस डायग्राम से कि स्पीड से सिर्फ ये पता चलता है कि आप कितनी तेज चल रहे हो, लेकिन वेलोसिटी से ये भी पता चलता है कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो ना। तो ये भी अगर समझ अपने हिसाब से लिखना चाहो तो लिख लेना, दिस कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, यानी ये कितनी गति से चल रही है, 20 मीटर 1 सेकंड से। दिस कार इज ट्रेवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट, पूरब दिशा में किस स्पीड से चल रही है, अगर ये बात बयां करना है तो किससे होगी, वेलोसिटी से। और सिर्फ ये बयां करना है कि कोई चीज कितनी तेज चल रही है, माने स्पीड, और डायरेक्शन जब आ जाएगा तो वेलोसिटी। सिंपल सी बात है। अब एक बार ये डिफरेंस देख लो, स्पीड से क्या पता चलता है, उस गति की तीव्रता कितनी तेज चल रही है, लेकिन इससे क्या पता चलता है, तीव्रता प्लस दिशा। ये अदिश राशि है क्योंकि दिशा का कोई महत्व नहीं, और ये वेक्टर है क्योंकि दिशा का रोल, दिशा कोई महत्व नहीं, ठीक है ना। और इसका उदाहरण क्या है, अगर ऐसा लिखा हो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, माने क्या बताया जा रहा है, स्पीड, लेकिन साथ में ये भी बताया जाए कि किस डायरेक्शन में, तो क्या बताया जा रहा है, वेलोसिटी। अंतिम टर्म डाल लो, त्वरण यानी एक्सीलरेशन। वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी रेट दर शब्द आ जाए, इसका मतलब ये होता है कि समय के साथ उसमें परिवर्तन, है ना। चाहो तो लिख लो, दर का मतलब क्या होता है, समय के साथ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक ही बात है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई कार 4 मीटर प्रति सेकंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, 0, क्योंकि वेलोसिटी में जब परिवर्तन होता है वो परिवर्तन एक्सीलरेशन है। अगर 4 मीटर प्रति सेकंड एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है कार, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है ना, वेलोसिटी है तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। अब लेकिन ये बताओ, कोई कार 4 की स्पीड से जा रही थी, लेकिन उसने अपनी वेलोसिटी बढ़ाई और उसको 10 का कर लिया, तो एक्सीलरेशन कितना हुआ, 6 मीटर पर सेकंड का क्या हुआ, एक्सीलरेशन हुआ। तो अभी तो सिंपल सी बात ये समझना है, एक्सीलरेशन माने वेलोसिटी में जो भी चेंज होगा वो एक्सीलरेशन है। अब ये बताओ, वेलोसिटी क्या डायरेक्शन पे डिपेंड करती थी, करती है। अब मान लो एक कार जा रही थी 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड वेलोसिटी से ईस्ट डायरेक्शन में, उसने अपनी स्पीड वही रखी है 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन अब ईस्ट की जगह उसने राइट टर्न लिया और कहाँ आ गई, नॉर्थ में। तो अब एक्सीलरेशन हुआ या नहीं, पहले सोच लो एक बार, क्वेश्चन समझ गए। स्पीड वही की वही है, सिर्फ डायरेक्शन बदला है, तो अब एक्सीलरेशन होगा या नहीं, बस सी बात है। वेलोसिटी परिवर्तन का मतलब ही है, यहां पे ये लिखना है, या तो स्पीड बदले या डायरेक्शन बदले, दोनों ही चेंज होने को क्या कहा जाएगा कि एक्सीलरेशन में परिवर्तन हुआ है। ये बात लिखो पहले तो। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, पहले लिख लो फिर समझाते हैं।
ये इसका फॉर्मूला है। ए फॉर व्हाट? एक्सेलरेशन। वी लिख लो, वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और टी क्या है? टाइम यानी समय। अब एक क्वेश्चन तुम लोग निकाल के दो इसका आंसर। पहले अब ये समझो, कोई भी बुलेट गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, ठीक, और 5 सेकंड बाद उसकी रफ्तार हो गई 50 मीटर पर सेकंड, तो कितने का एक्सेलरेशन हुआ? क्वेश्चन समझ गए? एक बार अपन बना लेते हैं, उससे याद रहेगा। ठीक, ये बुलेट है, ये पहले कितने की स्पीड से चल रही थी या वेलोसिटी से? और 5 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? मीटर पर सेकंड, है ना? डायरेक्शन सेम है दोनों में ही। क्या है डायरेक्शन? ईस्ट है। तो अब ये बताओ कि एक्सेलरेशन कितना हुआ? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? फाइनल माइनस इनिशियल और अपॉन में टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 50, इनिशियल कितनी थी? 20, कितनी बची? 30, और डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आया? 6। यानी इस बाइक ने हर एक सेकंड में कितनी स्पीड वेलोसिटी बढ़ाई है? 6। फॉर एन एग्जाम्पल अपन ने ये मान लिया कि यहाँ पे जो समय हो रहा था वो हो रहा था 5 मिनट 11 सेकंड, है ना? और यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या हो गया? 5 मिनट 16 सेकंड। यानी अच्छा 6 नहीं, 5 सेकंड है ना, सेकंड तो 5 है ना, 5 सेकंड बाद इस स्पीड पे आई है। तो अब ये समझो, जब 5 मिनट 12 सेकंड हुए होंगे तब एक्सेलरेशन क्या हो गया होगा? 26। 5:13 पे एक्सेलरेशन क्या हो गया होगा? 32। तो अब एक्सेलरेशन समझ गए? हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है उसी को कहते हैं अपन एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे कोई डाउट है क्या? फिर ऐसे क्या हो जाएगा? 38, 44 और फाइनली 5 सेकंड बाद कितना हो जाएगा? 50। और अपन ने डेफिनेशन भी यही लिखी है कि वेग परिवर्तन की दर, वेग यानी या तो स्पीड बढ़ रही हो या डायरेक्शन बढ़ रहा हो, उसी को कहते हैं अपन एक्सेलरेशन। यानी वस्तु ने हर एक सेकंड अपनी वेग में क्या परिवर्तन किया है, वही क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। कोई डाउट हो तो आप बताओ। ये बढ़ भी सकता है, ये कम भी हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इसी को अगर अपन ऐसा ले लें उल्टा, कोई बाइक 50 मीटर पर सेकंड से चल रही थी और उसने ब्रेक लगाया और 5 सेकंड बाद उसने स्पीड कितनी कर ली? 20। इसमें एक्सेलरेशन क्या हुआ था? पॉजिटिव था। इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ। फॉर्मूला सेम है। अब फाइनल क्या हो जाएगी? 20 ब्रेक लगाने के बाद। फाइनल यानी बाद की स्थिति, इनिशियल यानी पहले की स्थिति। तो पहले कितनी थी? 50। ब्रेक लगाया 5 सेकंड बाद, फाइनल किस पे आ गए? 20 पे। फाइनल ये हो गई और ये इनिशियल हो गई और टाइम तो सेम है। अब देखो इसको भी निकालोगे तो क्वेश्चन सेम ही आए, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन वो किस में आएगा? माइनस में। माइनस ये बता देगा तुम्हें कि एक्सेलरेशन बढ़ा है या कम हुआ है, वस्तु की स्पीड बढ़ी थी या वस्तु की स्पीड कम हुई थी। अब कोई डाउट है तो बताओ। और देखो ये डायग्राम से भी समझ में आ रहा होगा। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये डायग्राम अलग बन गया, ये डायग्राम ऐसा होता। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही तरफ है, इसका मतलब कार की स्पीड बढ़ रही है। वेलोसिटी यानी वस्तु की स्पीड और उसका एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब उसकी स्पीड समय के साथ कम हो रही है। यानी इसमें ब्रेक लग रहा है और इसमें स्पीड बढ़ दी जा रही है या एक्सेलरेट की जा रही है ना। सिंपल सी बात है। कोई डाउट है तो पूछो। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? देखो इससे भी निकल जाएगी, सिंपल सी बात है। ऊपर क्या चल रहा है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की क्या होती है? और नीचे क्या चल रहा है? टाइम। तो एक और टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड। सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस हटा दो। तो इसलिए ऐसा यूनिट इसकी क्या कही जाती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक और टाइम एक्स्ट्रा है। हेडिंग डालना इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेना। v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें अपन ये लिख लेते हैं कि v क्या है, u क्या है ना। u क्या है? प्रारंभिक वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है? अंतिम
अंतिम का मतलब होता है बाद की स्थिति से, है ना। टी तो सबको पता है टाइम, एस क्या है दूरी, और ए क्या है एक्सीलरेशन यानी त्वरण। तो बताओ एक आध प्रूफ। ये तो सबसे इजी, ये तो बता ही दो, ये तो अभी लिखा था अपन ने, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। टी इधर आ जाएगा ये ए टी हो गया, यू इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये वी, सिंपल सा। तो अब दूसरा बता दो। ठीक है, एक बात और लिख लेना, इन गति के समीकरण को, इक्वेशन ऑफ मोशन को, ये भाई साहब कौन है, आइजैक न्यूटन, गैलीलियो है ना। इनको गैलीलियो के समीकरण भी कहा जाता है, इक्वेशन ऑफ गैलीलियो। और गैलीलियो को कौन से फादर की उपाधि मिली है, फादर ऑफ विज्ञान, है ना। इजी से न्यूमेरिकल है, लिख लिया। ठीक है, अभी कुछ नहीं लिखना है, पर सब एक साथ लिख लेना है। पहले क्वेश्चन समझो। एक कार ब्राह्म अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी पहले रुकी हुई है ना, और 6 सेकंड बाद 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है, यानी 6 सेकंड बाद उसका एक्सीलरेशन क्या है ना, ये दिया भी हुआ है, एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 6 सेकंड। तब कार द्वारा प्राप्त की गई चाल और तय की गई दूरी बताना है। इसमें दो चीज फाइंड करना है। पहले अपन एक फाइंड वाली चीज देखते हैं। ये देखो, एक ट्रेन कितने की वेलोसिटी से चलती है, 20 मीटर पर सेकंड से, कितने के एक्सीलरेशन से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और कब तक, 4 सेकंड तक। तो ये बताना है कि वह कितने दूर पहुंचेगी। अब पहले यहाँ ये बात समझो, प्रारंभिक वेग यानी क्या बताया, यू या वी, यू है ना इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन क्या है और टाइम क्या है, टी। अब अपन जैसे मान लो ये तीनों इक्वेशन लिखते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्या थी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी क्या थी, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। निकालना क्या है इसमें, दूरी। दूरी इसमें से कौन सा लेटर है, s। s इससे निकल सकता है क्या, नहीं। s इससे निकल सकता है या इससे निकल सकता है। अपने पास है क्या, क्या u है, कितना है 20 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन है कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या है टाइम है कितना है 4 सेकंड। इतने से चल रही थी, उसने अपना एक्सीलरेशन बढ़ाया, हर एक सेकंड में कितना मीटर एक्सीलरेशन बढ़ाया, 5। तो 4 सेकंड बाद ये बताना है कि वो कितने दूर पहुंच जाएगी, यानी अपन को s बताना है। तो क्या इस फॉर्मूले से काम हो जाएगा, काम तो इससे भी हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, सिंपल सा है ना। ut कितना हो जाएगा 80, और t का स्क्वायर 16, और a ये 10 हो जाएगा 160, और ये 120 कैसे आएगा, ठीक है 20 इंटू 4 प्लस हाफ, a फॉर वॉट 5, और t का स्क्वायर यानी 16, ये कट जाएगा 8 टाइम्स, ये 80 और प्लस 40, तो क्या आ जाएगा 120 मीटर, क्योंकि ये सारी यूनिट किस लंबाई में थी, मीटर में। कोई डाउट नहीं। अगर इसी में एक और क्वेश्चन ये बन, सबका आगे 120, अगर इसी में एक और क्वेश्चन ये बनता, कितने से चल रही है 20 से, हर एक सेकंड में कितना एक्सीलरेशन बढ़ा रही है 5 मीटर पर सेकंड, तो 4 सेकंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी या उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी v निकालने का बोला जाता तो निकाल देते क्या, तो निकालो v कितना होता है। यहां से अपन को ये समझ में आया कि 4 सेकंड बाद इस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी 40, क्यों, क्योंकि उसने हर एक सेकंड कितनी बढ़ाई है 5। तो देखो सिंपल सी बात है, एक सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी 25, अगले सेकंड 30, फिर 35 और फिर 40। तो देखो ये 4 सेकंड हो गए, 4 सेकंड के बाद ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी 40। तो स्पीड बोलो या वेग बोलो एक ही बात है, पहले थी 20, हर एक सेकंड में 5 बढ़ाई, तो 4 सेकंड बाद कहां पहुंच गए 40 पे। तो फाइनल वेलोसिटी इससे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इससे निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले का देखते हैं कहां यूज आता है ना। ठीक है, ये वाला करो, पहले समझा दे रहे हैं हम। देखो एक बाइक कितने की स्पीड से चल रही है, ब्रेक लगाए यानी एक्सीलरेशन बढ़ेगा या कम होगा, घटेगा, वेरी गुड। और बाइक 3 मीटर पर सेकंड की गति से धीमी हो रही, यानी हर एक सेकंड वो अपनी गति को कितना धीमा कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड। तो दूरी, कितनी दूरी चलने के बाद बाइक टोटली रुक जाएगी, पहले समझ लो। इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई 30, और जब वो रुकेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी
जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी रखोगे? जीरो। तो अब निकालो कि कितने दूर बाद जाके रुकेगी, है ना। ये बाइक है, कितने की स्पीड से चल रही है? 30 मीटर पर सेकंड से। उसने ब्रेक लगाया, यानी धीरे धीरे अपनी स्पीड कम कर रहा है, और हर एक सेकंड में कितनी कम कर रहा है? 3 मीटर पर सेकंड। तो कब जाके वो रुक जाएगा, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो कब हो जाएगी? तीनों फॉर्मूले में रखो और v निकाल के दो। हम लिख भी देते हैं क्या क्या दिया हुआ है। u दिया हुआ है 30, v अपन ने समझ लिया कितना होना चाहिए? 0। एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना? 3 मीटर पर सेकंड। s पता करना है कितने दूर बाद जाके रुकेगी। तीन फॉर्मूले अपने पास ये रहे। है ना। इस फॉर्मूले से समझो तुम्हारे पास क्या नहीं है? टाइम नहीं है, यानी ये दोनों फॉर्मूले तो इररिलेवेंट हो गए। अब बस ये बचा v भी है, u भी है, a भी है, s पता कर दो। t दिया हुआ है 6, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4। तो अपन को बाद की स्पीड बताना है, यानी फाइनल वेलोसिटी बताना है, और s बताना है। तो बताओ दोनों। एक कार ब्राह्म अवस्था से चल रही है, इसका मतलब उसका u कितना हुआ? 0। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने समय के बाद की बात हो रही है? 6 सेकंड के बाद। तो ये बताना है कि 6 सेकंड के बाद कार की स्पीड क्या हो जाएगी, यानी क्या बताना है? फाइनल वेलोसिटी। और दूसरा 6 सेकंड बाद कार कितनी दूर पहुंच जाएगी, यानी डिस्टेंस। तो दो चीजें बता दो। तीन फॉर्मूले हैं अपने पास। v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो इधर, इस वाले से तो v निकल जाएगा, है ना। तो कितना है? 24। s निकालना है तो इससे निकाल दो या इससे निकाल दो, दोनों से निकालो, 24 ही आएगा। यहां से भी समझ में आ रहा है। हर एक सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ा रहे हैं? 4। तो 6 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी? 6 चौको 24। सिंपल सी बात है। डिस्टेंस बताना है, तो हर एक सेकंड में कितना चल रहा है वो निकालो, फिर बताना। ठीक है, एक अंतिम ये और बच रहा है, करके बताओ जल्दी। ये वाला जल्दी पहले समझ लो सभी एक बार और क्वेश्चन। अभी इस बोर्ड पे देखो, लिखना नहीं। एक रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 25, क्योंकि बात यहीं से स्टार्ट हो रही है। ब्रेक लगाएगा, यानी अब एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा। लगाए जाने पर क्या एक्सेलरेशन लगाया गया है? -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेलगाड़ी ब्राह्म अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी, यानी गाड़ी जब रुकेगी तो कितने दूर जाके रुकेगी, और जब वो रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी ना। कितने से चल रही थी? 25 से। ब्रेक लगाए तो उसकी वेलोसिटी जब जीरो होगी तब वो कितने आगे जा चुकी होगी। पूरा क्वेश्चन ये है ना। तो क्या क्या दिया हुआ है तुम्हें? देखो, u दिया है 25, v अपन समझ गए कि कितने होने वाला है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपन को समय नहीं बताया हुआ है कि कितने समय बाद रुकेगी। तीन फॉर्मूले लिखना नहीं अभी कोई भी। u v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो इधर, क्या t है तुम्हारे पास? नहीं। तो ये दोनों फॉर्मूले तो इररिलेवेंट। इस फॉर्मूले के हिसाब से s निकाल दोगे। v कितना रखोगे? 0। u कितना रखोगे? 25। a कितना रखोगे? प्लस में या माइनस में, और s पता कर चल जाएगा। निकालो s। 625 मीटर के बाद जाके ट्रेन रुक जाएगी। यहां तक कोई डाउट? तो देखो, अब दो तीन बातें इसमें अपन को ये याद रख के चलना है। कोई वस्तु अगर चल रही है तो वो जिस स्पीड से चल रही है वो उसकी इनिशियल हो गई। ब्रेक लगेंगे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव और फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। कोई वस्तु अगर खड़ी हुई है फिर चलना चालू कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और फाइनल वो जो भी दे या निकाली जाए। इतनी सी बातें याद रखना है। तुम लोगों का होमवर्क है, इस पे आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल हम सेंड करेंगे ग्रुप में, तो करके लाना है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन कल करेंगे। कोई डाउट है तो पूछो।